Good evening, students. My name is Gunjan Sharma and MBBS student at AIMS Nagpur. So today we will start with our new chapter, that is chapter number 5, Molecular Basis of Inheritance. Okay, chapter number 6, sorry. Molecular Basis of Inheritance of class 12th. इसकी हम NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे. ठीक है. So let's start, guys. From the starting, from the MCQs we will start, then we will do very short answer type of questions, then we will do short, and in the end we will come up with the long answer type questions. So you have to understand कि क्या pattern रहता है very short and long का. Very short के अंदर हमें 1 और 2 liner questions, ये जो very short आपको दिख रहे हैं 1 और 2 लाइनर हमारे आंसर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट. शॉर्ट के अंदर हम पैराग्राफ टाइप आंसर्स लिखते हैं विद डायग्राम इफ नेसेसरी, एंड लॉन्ग में वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. जो भी यहाँ पे दिया है, जो भी टर्म यूज की है, एवरी डेफिनेशन वी हैव टू मेंशन. ठीक है, हमारा लंबा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1.5 पेज 2 पेज तक आता है, डायग्राम भी आते हैं. तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये पार्ट 2 है आपके जेनेटिक्स के चैप्टर का. तो ध्यान से समझना इस चैप्टर को, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर बोर्ड्स एग्जाम एंड ऑल्सो योर this NEET exam. Considering both, this chapter is very, very important. So let's begin without any further delay. Question number 1. Let me zoom first and we will start. On the left screen, you are able to see the questions. I'm zooming it in so that you can see well. And on the right, you will see the solution. I will write there to make you understand. Okay. So let's see what question number 1 is asking. Question number 1 is saying in a DNA strand, the nucleotides are linked together by. इसमें DNA strand की बात की है. पूरे DNA strand का पूछा है कि एक DNA strand के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, that you know. क्या क्या पार्ट होता है? एक शुगर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है और फॉस्फोरस होता है. 3 पार्ट्स होते हैं, राइट. सो बेस पेयर होता है, शुगर होता है एंड फॉस्फेट होता है. 3 पार्ट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. राइट साइड पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक शुगर है जो पेंटोस रिंग है डीऑक्सीराइबोस की. ठीक है, ये यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे बेस जुड़े हुए हैं, और ये 2 आपस में स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं बेस पेयर के हेल्प से, जो मिड में आपको दिख रहा है. तो दैट इज हाउ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए का स्ट्रक्चर होता है. दैट इज द बेस पेयर इन द मिडिल, दिस इज शुगर एंड दिस इज फॉस्फोरस. सो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, और आपको ऑप्शंस दिए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यू कैन क्लियरली सी कि 2 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है और ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है. 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड न्यूक्लियोटाइड नंबर 2. ये आपस में जुड़े कैसे हैं? यू कैन क्लियरली सी कि आपस में जुड़ने का जो वो है, वे है, वो ये है जिसमें फॉस्फोरस है एंड यहाँ पे डाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड. डाइएस्टर क्यों बोला है? ईस्टर क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है ये. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से डाइएस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं और बीच में फॉस्फोरस है. तो वी विल नेम इट एज phosphorus diester bond, and hence the correct answer would be 2 nucleotides in a DNA are linked together by the help of phosphodiester bond. Hence हमारा जो right answer होगा इस particular question में वो होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, phosphodiester bond. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शंस का नंबर चेंज है. यहाँ पे सेकंड नंबर पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिखा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे. ओके, एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव शोन यू इन द डायग्राम. डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं, आपको बस याद होना चाहिए कि डीएनए का कैसा डायग्राम है, कैसे क्या अटैच होता है, एंड देन यू कैन आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है a nucleotide differs from a nucleotide. It lacks the what? देखो 2 टर्म होती है बेटा, एक होता है न्यूक्लियोसाइड
एक होता है न्यूक्लियोटाइड। अग्री? 2 टर्म होती हैं, हमने हमेशा पढ़ी है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, इसमें टी आता है, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, इसमें एस आता है। बड़ा कौन होता है? बड़ा ये होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बस इतना सा होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, उसके अंदर आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इतना सा ही आंसर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड से कैसे डिफरेंट है। डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के डायग्राम में आपको कोई फॉस्फेट बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के डायग्राम में यू कैन सी अ फॉस्फेट ग्रुप। तो बेसिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय फॉस्फेट ग्रुप। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो टिक कर दीजिए ये आंसर आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बोथ deoxyribose and ribose belongs to a class of sugars called। इसमें बोला है कि दोनों deoxyribose एंड राइबोस बिलोंग करते हैं अ क्लास ऑफ शुगर, और उस क्लास ऑफ शुगर का क्या नाम है? जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि deoxyribose एंड राइबोस दोनों टाइप ऑफ शुगर है। ठीक है, एंड मैंने बोला था पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मैंने क्यों बोला? क्योंकि 5 कार्बन का एक शुगर चेन बनता है, तो उसको पेंटोस बोलते हैं। ठीक है, अगर ट्रायोस होता तो 3 कार्बन का बनता, ऐसे। दिस इज ट्रायोस, दिस इज पेंटोस। ओके, और अगर हेक्सोस होता तो बेंजीन जैसा बनता, ये। दिस इज हेक्सोस। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस है, उसका जो शुगर ग्रुप है वो पेंटोस होता है, उसमें 5 कार्बन से वो बनता है। और मैं आपको डायग्राम से अच्छे से बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली इसकी फॉर्मेशन ग्रुप होती है, केमिकल फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखिए डायग्राम में साफ साफ दिखा रखा है क्या डिफरेंस है। राइट साइड में आप देखिए, राइबोस जो शुगर है, एक तो 5 तो आपको क्लियर होना चाहिए। आंसर तो आपको पता है, जो चारों ऑप्शन दिए उसमें पेंटोज आंसर है। लेकिन यू शुड ऑल्सो नो कि क्या राइबोस का फॉर्मुलेशन है, केमिकल फॉर्मेशन, और डीऑक्सी राइबोस का क्या है। तो फर्क देखिए इतना ही है कि जो डीऑक्सी राइबोस है ना, उसके अंदर डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके बस H बचता है। ठीक है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। दोनों ही पेंटोस ग्रुप ऑफ शुगर है। ठीक है, तो आंसर तो आपका पेंटोस फिक्स है। तो जस्ट टिक द आंसर विच इज पेंटोस। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर, पेंटोस। दोनों के दोनों कौन सी क्लास ऑफ शुगर है? पेंटोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, द फैक्ट दैट प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ pyrimidine बेस इन द DNA डबल हेलिक्स लीड्स टू। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, प्यूरीन क्या होता है और pyrimidine क्या होता है, ये आप सोचिए क्या होता है। तो प्यूरीन एंड pyrimidine ये आपको पता होना चाहिए, एंड उसके बाद ही यू कैन अंडरस्टैंड। सो प्यूरीन एंड pyrimidine बोला है यहाँ पे बेस पेयर, बेसिस को बोलते हैं। एक सेट ऑफ बेसिस है जिसको प्यूरीन बोलते हैं, एंड एक सेट ऑफ बेसिस है जिनको pyrimidine बोलते हैं। तो आपके प्यूरीन में आता है एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, और जो बाकी के हैं साइटोसिन, थाइमीन, यूरैसिल, थाइमीन, यूरैसिल, ये आते हैं आपके किस में? pyrimidine में आएंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो प्यूरीन होता है वो हमेशा पेयर से बेस बनाता है, तो दैट इज बेस पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाता है एक DNA डबल हेलिक्स। DNA डबल हेलिक्स किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA है, 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA है, वो आपस में जुड़े हुए हैं बेस पेयर्स के हेल्प से। ठीक है, तो इसको DNA डबल हेलिक्स बोलेंगे। डबल मतलब 2 स्ट्रैंड, और बेस पेयर जो है, बेस पेयर जो है वो ये बेस पेयर है। 1 सेकेंड, या बेस पेयर किसको बोला है? हाँ, तो देखिए बेस पेयर ये है जो बीच में बना हुआ है।
रेड वाला एडेनिन को डिफाइन कर रहा है, येलो वाला थाइमिन को डिफाइन कर रहा है, गुआनिन को ब्लू एंड ग्रीन साइटोसिन। ठीक है, तो ये होता है बेस पेयर। ये जो बेस पेयर है ना, ये आपस में कैसे अटैच होते हैं, मतलब एक एडेनिन जाके अटैच होगा थाइमिन से। कैसे अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये पहले के एक डायग्राम में भी आपने देखा होगा। लेट मी शो यू हियर। यस, तो देखिए ये जो बेस पेयर्स हैं बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो बेस पेयर को जोड़ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डीएनए डबल हेलिक्स में क्या काम करता है। तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सिमिलर डिस्टेंस पे होंगे। यू कैन सी सारे एक लाइन वाइज सिमिलर डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या करेगा ना, ये पैरेलल उनको मेंटेन करेगा, यूनिफॉर्म विड्थ रखेगा डीएनए के बीच में। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ रखेगा दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिमिलर लेंथ के हैं, तो एक सिमिलर लेंथ रखेगा ये दोनों के बीच में। तो जैसे जब आप ये हाइड्रोजन, ये पूरा डीएनए डबल हेलिक्स का डायग्राम देखते हो, तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि जो विड्थ है बेटा, इधर से लेके इधर तक की, इसको बोलते हैं विड्थ। ये जो विड्थ है ना, ये सेम है ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्यों सेम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सेम जा रही है। इधर भी इतनी है और नीचे जाओगे तो इधर भी इतनी है। तो यही इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसी चीज में यूजफुल है कि ये यूनिफॉर्म विड्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर क्लियरली मुझे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें क्लियरली यही मेंशन किया है कि यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए। जस्ट टिक दिस आंसर, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो आई कैन टेल यू। ठीक है, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान देना। द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। ये आपको पहले एक्सप्लेन करना है। फिर एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हमेशा एक प्यूरिन आता है एक पिरिमिडिन के सामने। तो अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है दो स्ट्रैंड के बीच में, क्योंकि हमेशा ही एक प्यूरिन ही एक पिरिमिडिन के सामने आ रहा है। मतलब एडेनिन जो है वो एक प्यूरिन है, उसके सामने क्या आ रहा है, एडेनिन के सामने क्या आ रहा है, थाइमीन आ रहा है। थाइमीन एक पिरिमिडिन है। गुआनिन जो है, गुआनिन एक प्यूरिन है एंड इसके सामने साइटोसिन आ रहा है। साइटोसिन क्या है, साइटोसिन एक पिरिमिडिन है। ठीक है, तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिमिलर लेंथ के हैं। दैट्स व्हाई इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू डीएनए हेलिक्स। नाउ, और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज। सो इसमें तो वैसे ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। तो एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन कर रखा है ये चार्जेस के बारे में कि क्या चार्जेस होते हैं। तो यू जस्ट हैव टू लर्न दिस कि जो डीएनए होता है बेटा आपका, तो डीएनए जो होता है उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन्स होते क्या है, सबसे पहले हिस्टोन है सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के आसपास रैप करता है। द डीएनए इज रैप अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए रैप करेगा ना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रैप करेगा। ठीक है, और इसके बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन प्रोटीन्स का नाम दिया है हिस्टोन्स। और जब डीएनए इसके आसपास रैप करता है तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब आपको पता है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल होंगे, पर पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आपका हो गया हिस्टोन, तो डीएनए क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है, तो डीएनए वुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वुड बी हिस्टोन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 6। Question number 6 is saying the promoter site and the terminator site for transcription are located at। अब इसमें आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है उसको याद रखना है कि कैसी होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
अगर आपके माइंड में पिक्चर आ गई कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे आती है, तो पिक्चर आने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा विजुअल सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो प्रोमोटर साइट होती है और जो टर्मिनेटर साइट होती है, प्रोमोटर साइट वो होती है जहाँ से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट पॉइंट, और टर्मिनेटर साइट जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, एंड पॉइंट। ठीक है? तो पूछा है बेटा कि जो आपका टर्मिनेटर साइट है और जो आपका प्रोमोटर साइट है, वो कहाँ-कहाँ पे लोकेट है? 3 डैश पे कौन-सी है और 5 डैश पे कौन-सी है? ठीक है? तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है? सो दिस इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम, ओके? एंड इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डायग्राम में यू कैन क्लियरली सी कि एक प्रोमोटर साइट यहाँ पे ग्रीन कलर से मेंशन की गई है। दिस इज द प्रोमोटर साइट एंड इसी प्रोमोटर साइट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्ट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से, एंड ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से होता जा रहा है एंड लास्ट में जाके ये टर्मिनेटर साइट पे एंड भी हो रहा है। तो यू कैन सी जो आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जहाँ पे वो होता जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन और नया बनता जा रहा है, और एक जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हमेशा कंसिडर तुम्हें करना है जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको 5 डैश और 3 डैश पूछे कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको हमेशा किसको कंसिडर करना है? एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करोगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसिडर करके तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो देखिए, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये ऊपर वाला। मैं आपको इरेज करके बस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हाइलाइट करती हूँ, जब भी आपको समझेगा। मैं ऑरेंज कलर से हाइलाइट करूंगी। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपका ये ऊपर वाला, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैं मेंशन करूंगी रेड से, और टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपका ये नीचे वाला। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो प्रोमोटर साइट है वहां पे कौन सा है? 5 डैश है, और जो टर्मिनेटर साइट है वहां पे 3 डैश है। तो क्लियरली योर आंसर वुड बी 5 डैश एंड 3 डैश। तो आंसर दे दीजिए अब आप ऑप्शन को देख के कि कहाँ पे सही लिखा है। तो ऑप्शन में हाँ जी, लिखा हुआ है यहाँ पे 5 डैश प्रोमोटर साइट के लिए, ये रहा 5 डैश अपस्ट्रीम, एंड टर्मिनेटर साइट के लिए 3 डैश डाउनस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है? तो देखो, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइट बोलेंगे तो हमें नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कंसिडर करना है। उसी का यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि अल्दो प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन टेम्पलेट, अल्दो वो प्रेजेंट तो टेम्पलेट पे होते हैं विच कन्फेयर्स द प्रोमोटर जीन इज 3 डैश एंड टर्मिनेटर जीन इज 5 डैश, लेकिन सारे के सारे जो नोटेशंस हो रहे हैं, जो नाम लिखने हैं हमें, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसिडर करेंगे। ठीक है? कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को, जो कोड करता है, और उसका प्रमोटर जीन जो होता है वो 5 डैश एंड पे होता है और टर्मिनेटर 3 डैश पे होता है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो आपके जीन्स में थोड़े बहुत म्यूटेशंस हो जाने से, या फिर जीन के अंदर कुछ बेस पेयर का चेंज होने से, फिर बेस पेयर चेंज होने से फिर प्रोटीन डिफरेंट बन जाने से हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? एनीमिया है तो ब्लड का सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है? ब्लड सेल्स अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो ब्लड कम हो जाता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, वो सही बात है। ट्रीट नहीं किया जाता है, करा जा सकता है इसको आयरन सप्लीमेंट्स देने से, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये आयरन की कमी से नहीं हो रही है, ये जीन में डिफेक्ट होने से हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज विच इज करेक्ट। मॉलिक्यूलर डिजीज उन डिजीज को बोलते हैं जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में चेंजेस की वजह से होती है, एंड वो होता है जीन के चेंजेस से। ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट दिया इट कन्फेस रेजिस्टेंट टू एक्वायरिंग मलेरिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर मलेरिया नहीं होता है, या फिर एक मलेरिया से वो रेजिस्ट हो जाते हैं नेचुरली। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मलेरिया होता है ना, उसको फीड करने के लिए चाहिए आरबीसी।
ठीक है? और उसको कुछ अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा समझो आप। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग हैं, उनके पास खुद ही आरबीसीज़ जो है वो फेवरेबल नहीं है। एक मलेरिया आपका जो प्लाज्मोडियम ग्रुप का होता है ना मलेरिया ऑर्गेनिज़्म, तो जो मलेरिया ऑर्गेनिज़्म है उसके लिए सिकल सेल एनीमिया वाली जो आरबीसीज़ है वो अच्छी नहीं है। इसलिए मलेरिया से नेचुरली रेज़िस्टेंट रहते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले लोग। इसलिए सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज़। ठीक है? तो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है ना, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज एंड हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने की वजह से आरबीसी सिकल सेल बन जाती है। नेचुरली ऐसा होता है, लेकिन इनके अंदर जेनेटिकली ऐसा ही है। द डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। सिकल सेल ट्रेट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मलेरिया, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है? Several studies have suggested that hemoglobin sickle might get in the way of Plasmodium parasite in infecting. ठीक है, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मोडियम के वे में आता है। जब प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है तो नंबर ऑफ पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर नहीं रह पाते हैं वो, क्योंकि सिकल सेल्स उनके लिए अच्छी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is true with respect to AUG? What is AUG? AUG क्या है? AUG, तो AUG देखो, हमने जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 3 बेस ग्रुप मिलके एक प्रोटीन को कुछ को कोड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोडोन। कोडोन में ग्रुप होता है 3 बेसेस का, 3 बेस पेयर्स का ग्रुप होता है। वो कोड करते हैं एक प्रोटीन को, उसको बोलते हैं हम, अमीनो एसिड को कोड करते हैं, नॉट प्रोटीन। अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसको बोलते हैं हम कोडोन। तो AUG को अगर आप कोड करोगे AUG, तो A है आपका एडेनिन, U है यूरासिल, G है ग्वानिन, और तीनों मिलके अगर कोड करेंगे तो ये कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे? ये बनाएंगे मिथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे? ये बनाएंगे मिथियोनिन। तो इसके बारे में पूछा है कि AUG के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो लेट्स सी क्या स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट तो यही दी है, इट कोड फॉर मिथियोनिन, तो दैट इज ट्रू। ये मिथियोनिन के लिए ही कोड करता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि इट इज एन इनिशिएटर कोडोन, व्हिच इज आल्सो ट्रू। AUG जो होता है वहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन और जो कोपिंग होती है RNA DNA की वो स्टार्ट होती है, इसलिए इसको इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं। मिथियोनिन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है? इट कोड्स फॉर मिथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, अगर AUG आ गया तो वो मिथियोनिन को ही कोड करेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कोडोन की कि वो यूनिवर्सल होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाए, वहां पे उनका रोल चेंज नहीं होता है कोडोन का, वो वही कोड करेंगे जो हर जगह कोड करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोबारे ऑल ऑफ दीज। सारी स्टेटमेंट आपकी सही बोल रही है। ठीक है? तो AUG के ना 2 फंक्शन होते हैं। अगर आपको AUG के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये पैराग्राफ लिख के आ सकते हो। AUG हैज डुअल फंक्शंस, 2 फंक्शन होता है। पहला तो ये है कि ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ठीक है? दूसरा कि ये इनिशिएटर कोडोन की तरह वर्क करता है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वाला पॉइंट आ गया। ठीक है? तो बैक्टीरिया में हो चाहे ह्यूमन में हो, कोड तो ये यही करेगा। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो एनसीईआरटी में दी है, वो आप याद कर लेना, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स और प्रोटोजोन कोडोन्स। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी है, वो एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। इसमें बोला है कि गेस करो कि जब पहला जेनेटिक मटेरियल धरती पे आया था तो वो क्या था? क्या वो एक प्रोटीन था? क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट था? क्या वो डीएनए आरएनए था? ये आपको गेस करना है। तो ये गेस नहीं करना है, वैसे इस पे काफ़ी रिसर्च हो गई है, लेकिन थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि क्यों पहला जो मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल आपकी धरती पे आया था, उसको जस्टिफाई आपको समझ आना चाहिए कि जो भी आंसर है वो क्यों है। तो आंसर तो देखो आपको पता ही होना चाहिए कि आपकी ग्रुप बुक पे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी दे रखा है और इस चैप्टर में भी दे रखा है कि जो पहला धरती पे जेनेटिक मटेरियल आया था वो था आरएनए। ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि क्यों, वही हमें समझना है। ठीक है? पहले तो एविडेंस काफ़ी मिल गए हैं। एविडेंस मतलब प्रूफ मिल गए हैं कि पहले सबसे पहले आरएनए आया था।
आरएनए एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इन सब में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और इसलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें हुई भी थी, तो ये तो प्रूव हो गया है। ऑल्सो देखिए आरएनए जो मटेरियल है वो डीएनए के कंपैरिजन में एक सिंपल है। डीएनए मोर कॉम्प्लेक्स है, डीएनए के अंदर अगर प्रोसेसेस करानी है तो बहुत डेवलप होना पड़ेगा। आरएनए सिंपल है। तो सबसे पहली जब लाइफ चालू हुई थी वो कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ तो थी नहीं, वो तो प्रोकैरियोटिक लाइफ थी और प्रोकैरियोट मोस्टली के अंदर ना आरएनएज़ ही होते थे, क्योंकि आरएनए एक सिंपल मटेरियल है और काम कर लेता है सारे के सारे। तो इसलिए आरएनए वन रीज़न ये है। दूसरा ये है कि आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज़ अ जेनेटिक मटेरियल एज़ वेल एज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह भी काम कर लेता है ये, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस करा देता है, जो अपनी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। RNA being a catalyst is reactive and hence unstable, and therefore DNA has evolved from RNA with the chemical modifications to make it more stable. तो DNA कब बना? DNA RNA के बाद बना। कैसे बना? RNA ना बहुत अनस्टेबल था क्योंकि रिएक्शंस कराता था, तो कुछ स्टेबल फॉर्म भी चाहिए ना, तो स्टेबल फॉर्म के लिए ऑक्सीजन RNA से हटा और फिर DNA बन गया। आया तो आरएनए था सबसे पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इज आस्किंग विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें देखिए अब आपको ना सही ऑप्शन चुनना है। आप इसमें आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी। क्या-क्या स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, तो देखिए स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कुछ कि विद रिगार्ड टू मैच्योर आरएनए इन यूकैरियोट्स कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि एक्सोन एंड इंट्रोन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। थर्ड बोला है इंट्रोन अपीयर बट एक्सोन डू नॉट अपीयर। चार में बोला है कि दोनों अपीयर करेंगे। तो बेटा व्हाट इज एक्सोन? क्या है ये एक्सोन? और क्या है ये इंट्रोन? पहले ये समझिए ना, इंट्रोन क्या है और एक्सोन क्या है। तो देखिए एक ही डिफरेंस है दोनों में जो इसको आसानी से बता देगा। एक्सोन होता है कोडिंग, कोडिंग बेस पेयर्स और कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स यू कैन से, और इंट्रोन होता है नॉन कोडिंग, जो कोड नहीं करता है, जो स्टेराइल हो जाता है, जो कुछ भी कोड नहीं करेगा आगे जाके, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, उसको बनेंगे इंट्रोन। तो इंट्रोन कोई कोड नहीं करेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनाएगा? तो इंट्रोन डू नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन, इट्स रेजिस्टेंट टू द ट्रांसलेशन एंड इट इज नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। एक्सोन इज कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो एक मेच्योर आरएनए आरएनए की अगर बात हो रही है तो मेच्योर आरएनए का हमें डायग्राम देखना चाहिए। मैच्योर आरएनए कैसे बनता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। कैसे बनेगा? इमेच्योर आरएनए जो होगा, इमेच्योर आरएनए वो स्प्लाइसिंग प्रोसेस करेगा और स्प्लाइसिंग प्रोसेस से ये बनाएगा एक मैच्योर आरएनए। मैच्योर आरएनए बनाएगा। ठीक है, मैच्योर आरएनए और इमेच्योर आरएनए में इतना फर्क है कि मैच्योर इमेच्योर आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं। तो जो इंट्रॉन मैंने बताया ना पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इट डज नॉट कोड, ये होगा इंट्रॉन। तो फिर इसने कोड करके एक मैच्योर आरएनए बनाया, तो इंट्रोन तो कोड कर नहीं पाए तो इंट्रोन हट गए, इंट्रोन रिमूव। उसी रिमूवल ऑफ इंट्रोन को हमने बोला है स्प्लाइसिंग, और फिर हमारा बन गया एक मैच्योर आरएनए। तो मैच्योर आरएनए के अंदर यू कैन सी देयर आर नो इंट्रोन्स बट ओनली एक्सोन्स। तो योर आंसर वुड बी व्हाट? Exons appear but introns do not appear in the mature RNA. तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सोन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, इफ इस पे क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट राइट दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो द प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए कंटेन्स बोथ द एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स, जो आपने इमेच्योर आरएनए देखा। बट इंट्रोन होता है नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग, इसलिए प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, जहाँ पे सारे इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सोन्स को जोड़ा जाता है, और तब बनता है आपका मैच्योर आरएनए। ठीक है, फिर उसके आगे भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कैपिंग टेलिंग होती है। फिर वो सब प्रोसेसेस होने के बाद लास्ट में जाके आपका बनता है एमआरएनए, और फिर एमआरएनए आपका प्रोटीन बनाता है।
अभी ये सब नहीं दिया है यहाँ पे एमआरएनए वगैरह के बारे में, एचएनआरएनए के बारे में, लेकिन आपको इतना समझ आना चाहिए, स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होती है जो इंट्रोन को हटा देती है और फिर एक्सॉन बचते हैं बस। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th भी मैंने जो देखा अभी, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये भी बस याद करने के लिए ही है। आपको इस क्वेश्चन में याद अच्छे से करना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। बाकी तो यू विल बी एबल टू डू। ठीक है? तो यस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11 बोल रहा है, लेफ्ट पे देखिए, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें ऐसा पूछा है कि ह्यूमन क्रोमोसोम जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन है वो कौन सा है और जो लोएस्ट नंबर ऑफ जीन है वो कौन सा है। तो पहली बात तो व्हाट इज क्रोमोसोम, बेसिक से बताऊंगी मैं आपको सब कुछ। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बनता है, डीएनए से बनता है। और डीएनए जो होता है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं। तो ये अगर एक क्रोमोसोम है तो इसमें बहुत सारे जीन्स हैं, ये दैट इज जीन्स। ठीक है? दे आर कॉल्ड जीन्स। अब ये जो जीन्स है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी बॉडी में फंक्शन इसका क्या होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करता है। और ये जीन कैसे बनता है, जीन डीएनए से बनेंगे। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा है कौन सा क्रोमोसोम है जिसपे ये जो स्ट्रैंड पे जीन है ना, ये सबसे ज्यादा है। तो आपको याद रखना है बेटा, लीस्ट नंबर ऑफ जीन किस पे होंगे, वाई क्रोमोसोम पे होंगे। और हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन किस पे होंगे, क्रोमोसोम नंबर 1। कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टोटल क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 46, जिसमें से 23 क्रोमोसोम पेयर हम जिसको बोलते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा होता है कि 23 क्रोमोसोम का कॉपी, हर हर एक क्रोमोसोम का पेयर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, पेयर होते हैं 23। और 23 में 22 तक तो 1 2 3 ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। फिर 23rd वाला होता है, या तो XX होगा या XY होगा। अगर XS हुआ तो फीमेल बनेगी, XY हुआ तो मेल बनेगा। तो सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होंगे आपके Y के अंदर और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होंगे आपके फर्स्ट के अंदर। तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको, जो 1 है वो सबसे ज्यादा है और लास्ट में जाते-जाते जो एक्स वाई में जो वाई आता है वो सबसे कम है। ठीक है? तो ये याद कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th। Question number 12th is, who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helix model for the structure of DNA? ये भी याद ही करना है। ठीक है? इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा है। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब जिसने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो अपना डबल हेलिक्स मॉडल आया था ना, पहले तो देखिए इतने सारे मॉडल्स आए कि डीएनए एक्चुअली में क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। इस पे बहुत रिसर्च की साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। ठीक है? तो उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे नाम लिखे हैं। पहला नाम है रोज़लिन फ्रैंकलिन, इनका तो था कंट्रीब्यूशन। मॉरिस विल्किंस का भी था। अरविंद चारगैफ का नाम आप आगे भी पढ़ोगे, इनका डबल हेलिक्स मॉडल में भी वो था कंट्रीब्यूशन। पर मेजल्सन एंड स्टॉल ने डबल हेलिक्स मॉडल की बात तक नहीं की थी। ठीक है? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। इसलिए मेसेल्सन एंड स्टोल हैं जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल नहीं दिया था। तो यू हैव टू यू हैव टू लर्न एवरी साइंटिस्ट नेम और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड नॉट मिस सच क्वेश्चंस जहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर है। तो एक बार आप ये याद रख लेना कि किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है जो एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय 3-5 bonds। टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन कि क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि डीएनए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पहले तो आपको पता ही है। डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का जो एक दूसरे से लिंक होता है बाय 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर की बॉन्ड की बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी।
आपको पता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो 2 शुगर को जोड़ता है, ठीक है? तो अगर पॉलीमराइज़ेशन ना हो न्यूक्लियोटाइड्स का, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐसे आपस में ना जुड़ जाए, पॉलीमर ना बना ले, क्लोज़ चेन ना बना ले, पॉलीमर मतलब एक क्लोज़ चेन ना बना ले। इसलिए ऐसा क्या हमारे नेचर ने किया है कि ये एक लंबा स्ट्रैंड ही है, ये ऐसे क्लोज़ चेन नहीं बना। तो सिंपल सी बात है कि अगर बॉन्ड बनने के चांस है कहीं से, तो उस चांस को खत्म कर दो। चांस कहाँ से जनरेट होता है? जब आपका ओएच ग्रुप फ्री होता है। जब ये फ्री होता है, तो ये अनस्टेबल हो गया ना। ओएच ग्रुप किसमें था? ओएच ग्रुप आपके आरएनए में था। इसलिए तो आरएनए को अनस्टेबल बोला है, क्योंकि आरएनए में पॉलीमर्स बनने के चांस हैं। तो इसको अगर हटा दिया तो क्या बना? डीएनए बना, और डीएनए आपका सबसे ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, उसमें पॉलीमर्स नहीं बनते हैं। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आपको समझ आ गया है ना? ये इसका लॉजिक है। तो आंसर देखिए यहीं छुपा होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट है रिप्लेस प्यूरिन। प्यूरिन को क्यों रिप्लेस करना है? उसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड है रिमूव रिप्लेस 3 डैश ओएच ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस। दैट इज़ ट्रू। हमें ओएच ग्रुप को ही करना है, वो भी स्पेसिफिकली थर्ड 3 डैश पे जो ओएच ग्रुप है उसको करना है, क्योंकि वही है जो बॉन्ड बना सकता है। थर्ड दिया है रिमूव रिप्लेस OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस। नहीं, कोई और ग्रुप भी नहीं लगाना है, दैट इज इनकरेक्ट। एंड फोर्थ में दिया है बोथ रिमूव रिप्लेस OH ग्रुप एंड रिमूव रिप्लेस सम अदर ग्रुप। तो दोनों को करने की जरूरत ही नहीं, ओनली 3 डैश की जरूरत है। तो योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। OH ग्रुप थर्ड डैश की बात हो रही है, जो यहाँ पे अटैच होता है। देखिए, ये एक आपकी राइबोस का शुगर है, ये आपका 3 डैश है, ठीक है? यहाँ पे आपका OH ग्रुप अटैच है, बस डीऑक्सीराइबोस में ये 3 डैश वाले OH ग्रुप को हटा दिया, तो ये स्टेबल बन गया, यहाँ पे पॉलीमर्स नहीं बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज़। इसमें बोला है कि डीएनए का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एक स्ट्रैंड में होता है, क्योंकि रीज़न पूछा है क्यों होता है, तो रीज़न आपको देना है, ठीक है? हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है सिंथेसिस को? कोई बताएगा ये? डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है इसको, डीएनए के सिंथेसिस को? हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस इसलिए बोला है क्योंकि कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस ही नहीं है ना ये। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है? जो लगातार होती जाए। डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रैंड पे हो रहा है, दूसरा स्ट्रैंड फ्री है। दूसरे स्ट्रैंड पे कुछ नहीं हो रहा। 2 स्ट्रैंड होते हैं हमारे डीएनए के, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो क्या होता है ना, एक ही स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होता है, ठीक है? दूसरे स्ट्रैंड पे नहीं होता है। इसलिए इसको वन डायरेक्शन सिंथेसिस बोलते हैं, व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। एंड क्यों होता है डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस? उसका रीज़न यही है कि पॉलीमराइज़ेशन को अवॉइड करने के लिए। पॉलीमराइज़ेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम ये ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम ओनली वन डायरेक्शन मतलब डिसकंटिन्यूअस एक ही स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कराते हैं। अगर मान लो 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ सिंथेसिस चालू हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ। हाई चांस है कि ये वाला जो नया बन रहा है और ये वाला जो नया बन रहा है, ये आपस में पॉलीमराइज़ कर जाएँगे, ठीक है? बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस नेचर ने कराया। ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट दिया है डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग। रॉन्ग। लॉन्ग तो है बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर। मतलब इस ये स्टेटमेंट सही है, डीएनए मॉलिक्यूल इट्स वेरी लॉन्ग, स्टेटमेंट इज राइट, बट इसका रीजन नहीं है। ये यहाँ पे बिकॉज लिखा है, हमें रीजन बताना है, ठीक है? अगर आपका असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ना, ये आपको असर्शन के अंदर ये स्टेटमेंट दे दी और रीजन के अंदर सेकंड स्टेटमेंट दे दी, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द रीजन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, तो दैट इज ट्रू। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि जो आपका ये है, जो आपका एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है आपका? एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज।
एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। तो जो एंजाइम है ना वो 2 डायरेक्शन में करा ही नहीं सकता है सिंथेसिस एक साथ, वो एक ही डायरेक्शन में करा सकता है और वो डायरेक्शन है आपकी 5' से 3'। इसी कारण से डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। जी, दिस इज राइट। थर्ड है इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस, रॉन्ग। एफिशिएंट तो दूसरा होता है, डीएनए लाइगेज जॉइंस द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, अगेन रॉन्ग। तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyzes polymerization only one direction। तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज एक्सप्लेन की है कि दिस पॉलीमरेज catalyzes polymerization only in one direction which is 5' to 3'। this creates some additional complications at the replacing fork। replacing fork पता है ना आपको क्या होता है? मतलब जब भी 2 स्ट्रैंड को एक दूसरे से हटाया जाता है, मतलब हमको 2 स्ट्रैंड ना आपस में ऐसे इंटरमिंगल हो रखे हैं बोन्स बना के, तो हमें ना इनको रिमूव करना है, एक एक स्ट्रैंड को अलग करना है। तो जो ये वाला पार्ट है ना जहाँ से वो रिमूव होना चालू होगा, मतलब एक बारी में सारा रिमूव नहीं होगा ना, एक पॉइंट होगा जहाँ से वो शुरू होगा अनटैंगल होना, ठीक है। आपस में अनटैंगल वाला जो पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक अगर आप इसको देखो, या जस्ट सी हियर, अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर है और वो अनटैंगल होना चालू हुई है, तो पहले इधर से अनटैंगल होगी, ऊपर से ये वाला पार्ट अनटैंगल हुआ, लेकिन नीचे वाला नहीं हुआ ना। तो जहां से चालू हुआ दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। फोक इसलिए बोला, फोक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, फोक का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए बोला रेप्लिकेशन फॉक, दैट इज द रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। तो एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ये सब करने से, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड हो रहा है, लेकिन इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। एक ही स्ट्रैंड पे हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड पे नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो वो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, दिस पॉलीमरेज एंजाइम, ये एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, ये 2 डायरेक्शन में नहीं कर सकता है, एंड द डायरेक्शन इज 5' to 3'। दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 15th क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के? ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है सबसे पहली बात तो, लाइक मुझे ना बहुत बेसिक बेसिक बोलना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट नो ना कि आपका कितना बेसिक क्लियर है, एंड बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के अंदर बेसिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछेंगे, मतलब दे विल आस्क बेसिक स्टफ फर्स्ट। दे नीड टू नो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है। तो यू नीड टू नो कि क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड then only you can answer the steps of transcription। So basically transcription is the formation of your RNA from DNA। तो जब डीएनए आपका आरएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड अगर आरएनए आपका प्रोटीन बना है तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है बट समझ जाओ, क्रिप ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से प्रोटीन बने तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इससे प्रोटीन बने तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, लेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन के कुछ स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन, एंड तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरू होना ट्रांसक्रिप्शन, इलोंगेशन करते चले जाना, ठीक है, आरएनए का बनते चले जाना, टर्मिनेशन खत्म होना। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्टेप पे आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प लगती है, तो बस यू हैव टू लर्न इनिशिएशन एक स्टेप है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन elongation, sorry, not initiation, it's just my tongue mistake, it's elongation। elongation क्यों? बेसिक सा लॉजिक भी है। पॉलीमरेज का मतलब क्या है? पॉलीमरेज का मतलब है पॉलीमर बनाते चले जाना, मतलब एक को दूसरे से जोड़ते चले जाना। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि जोड़ते चले जाना। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म। इलोंगेशन कब होगा? जब एक से दूसरी चीज जुड़ती चली जाएगी ऐसे। तो इसलिए पॉलीमरेज की हेल्प लगती है आपके इलोंगेशन वाले स्टेप के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 16, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस
at the level of. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि जो कंट्रोल है जीन एक्सप्रेशन का इन प्रोकैरियोट्स वो किस लेवल पे होता है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं आपके, ऑप्शंस को देख के वी हैव टू सी। हाँ, तो पूछा है इसमें कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात की है तो इस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स का भी एक अलग से टॉपिक दिया है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, पूरे डेवलप नहीं होते हैं। इनके अंदर जीन एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है, डीएनए मटेरियल आरएन वो आपका न्यूक्लियोटाइड मटेरियल तो सब में ही मिलेगा, किसी में आरएनए मिलेगा, किसी में आपका डीएनए मिलेगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं। तो इनके अंदर जो जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल होता है वो किस लेवल पे होता है कंट्रोल, वो यहाँ पे आपको पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ट्रांसलेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन, थर्ड ऑप्शन डीएनए रेप्लिकेशन एंड फोर्थ इज हाईएस्ट लेवल। तो देखिए जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका जो जीन है आपका वो किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करे, कोई फंक्शन को एक्सप्रेस करे। बट जीन बनते कैसे हैं और फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, प्रोटीन बना के। तो आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो पढ़ लिया कि डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए बना और आरएनए से आपका प्रोटीन बना। तो बेसिकली प्रोटीन बन गया तो एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शन हो गया। तो जीन क्या है, जीन आपका डीएनए से बनता है, जीन इज सिंथेसाइज ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल है वो किस लेवल पे होगा। कंट्रोल कब हो जाएगा, अगर डीएनए आरएनए बना ही ना, डीएनए से आरएनए बने ही ना, ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाए तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं। क्या एक्सप्रेस होगा, नहीं। तो बेसिक सा आंसर है कि डीएनए से आरएनए बनने वाला जो स्टेप है वही कंट्रोल कर रहा है एक्सप्रेशन को। तो उस स्टेप का नाम क्या है, उस स्टेप का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो डिड यू अंडरस्टैंड क्यों ट्रांसक्रिप्शन आंसर है, दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने वाला स्टेप जो है वो कंट्रोल कर रहा है एक्सप्रेशन को, अगर वो स्टेप हुआ ही नहीं तो आगे जाके कुछ एक्सप्रेशन नहीं होगा। Your answer should be transcription. Now, question number 17. Which of the following statement is correct about the role of regulatory proteins in the transcription in prokaryotes? दोबारा prokaryote पे क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन में बोला है कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनका रोल पूछा है, क्या रोल होता है उनका प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, दे इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। पहले में दिया है कि एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा, दूसरे में दिया है एक्सप्रेशन डिक्रीज करेगा, तीसरा दिया है डू नॉट अफेक्ट एक्सप्रेशन एंड थर्ड दिया है दे कैन बोथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। तो मेरी नजर में ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, बिकॉज अगर कोई रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेट का मतलब ये होता है कि वो पूरा बस रेगुलेट करे, अगर उसने ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप को कैंसिल किया तो एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, अगर उसने ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप को मतलब बढ़ने दिया, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना और एक्सप्रेशन हुआ तो एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या रोल निभा रहा है, इसलिए योर आंसर शुड बी फोर्थ, बोथ, बोथ, ठीक है। तो जी the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor and termination factor to initiate the terminate. The initiation factor and the termination factor are regulatory proteins. Regulatory proteins कौन होते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर एंड इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो होता है वो एक्टिवेटर होता है, टर्मिनेशन फैक्टर होता है रिप्रेसर। इसलिए बोथ योर आंसर वुड बी। क्वेश्चन नंबर 9, what is question number 9 saying, and then we will move forward. Question number 9 is not pretty much that kind of question जिसमें आपको कुछ ट्रिक लगाना पड़े। 18th question number 18 is saying which of the last human chromosome to be completed sequenced. तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जीन्स कौन से में होते हैं, एक्स में होते हैं, नहीं। वाई में होता है, वाई में तो सबसे कम होते हैं। 21 में नहीं, 11 में नहीं, 1 में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा एक सीक्वेंस पूरा
निकालने में, जिसमें सबसे ज्यादा होंगे, राइट? इसलिए क्रोमोसोम नंबर 1। although किसी में भी टाइम लग सकता है, इट जस्ट डिपेंड कि आपने पहले क्या सीक्वेंस कर लिया, लेकिन ये एक तरीका है याद रखने का, बट इसका तो डेटा ही है। अब डेटा को कैसे तो याद करेंगे ना, ट्रिक व्रिक लगा के, तो ये ट्रिक आप लगा लेना कि सबसे ज्यादा उसमें होते हैं, दैट्स वाई सबसे ज्यादा टाइम उसमें लगेगा, एंड सबसे लास्ट में सीक्वेंस होने वाला भी यही है। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 is asking which of the following are the functions of RNA? आरएनए के फंक्शन पे क्वेश्चन हमेशा आता है, बोर्ड में तो हमेशा आता है। इवन आपके नीट के अंदर भी आरएनए इज द फेवरेट टॉपिक टू आस्क फ्रॉम। तो सारे फंक्शंस याद होने चाहिए। आरएनए क्या है? आरएनए प्रोटीन को बनाएगा, प्रोटीन आपका एक्सप्रेशन करेगा, तो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन है, तो सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन करेगा, एंड इट्स अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, क्योंकि ये डीएनए से बनता है। फर्स्ट तो मुझे सही लग रहा है। सेकंड है, इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो आरएनए बना दिया। अब वो अमीनो एसिड को कैरी भी आरएनए करेगा टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम एक्सप्रेशन वाले ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है, और वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो उसका कैरियर वाला जो काम है वो भी आरएनए का होता है। एंड थर्ड है, इट्स अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है क्या? आपका आरएनए, ठीक है, क्योंकि आरएनए है वो ग्रुप बनाएंगे अमीनो एसिड के साथ और आपका राइबोसोम बना देंगे। So it is the constituent component of ribosome. It carries amino acid to ribosome and it's carrier of genetic information. तो all of these are correct. तो 3 तरह के आरएनए होते हैं, if you want to know, mRNA, tRNA and rRNA। तीनों का अलग अलग रोल होता है। mRNA कैरी करता है इंफॉर्मेशन, rRNA कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है, tRNA जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह हेल्प करता है और कैरी करता है अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 20। While analyzing the DNA of an organism, in a total number of 5386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases were। मतलब एक डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का लिया बेसिकली, ठीक है, और डीएनए को एनालाइज किया। ओके, डीएनए को जब एनालाइज किया साइंटिस्ट ने, तो उसको पता चला कि सब बेस पेयर्स का प्रोपोर्शन अलग है, सेम नहीं है। मतलब सब बेस पेयर का क्वांटिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या क्या उसने परसेंटेज फाइंड किया वो उसने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या कर रखा है मेंशन? एक तो इसने कर रखा है कि एडेनिन का 29% था, गुआनिन का 17% था, साइटोसिन का 37 था, थाइमिन का 17 था। तो शार्गेफ रूल जो आपने पढ़ा था उसको कंसिडर करके ये कंक्लूड किया जा सकता है। क्या कंक्लूड किया जा सकता है? क्या था शार्गेफ रूल? अकॉर्डिंग टू शार्गेफ रूल, द नंबर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इज ऑलवेज इक्वल इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये शार्गेफ रूल आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर प्यूरिन क्या है? प्यूरिन बेटा आपका ये है गुआनिन एंड गुआनिन है आपका प्यूरिन एंड साइटोसिन, ठीक है, ये आपका प्यूरिन है। और आपका एडेनिन, नहीं, एडेनिन एंड गुआनिन आर योर प्यूरिन, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन आर योर प्यूरिन, और pyrimidine है आपका साइटोसिन एंड थाइमिन। तो एडेनिन और गुआनिन को अगर हम प्लस करें, मतलब 29 प्लस 17, ये हो गया आपका प्यूरिन। और pyrimidine जो है, pyrimidine वो आपका साइटोसिन एंड थाइमिन है ना, तो साइटोसिन 37 और थाइमिन आपका 17। तो pyrimidine ज्यादा आ रहा है, इट्स मोर देन प्यूरिन, है ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं हो सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तो कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि प्यूरिन और pyrimidine बराबर होने चाहिए शार्गेफ रूल के हिसाब से।
शागफ रूल के हिसाब से हम इतना बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो योर आंसर वुड बी इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21 is asking, in some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template, such DNA is called. अच्छा, तो इसके अंदर ये बोला है कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसी मेरे को बात लग रही है इसमें। अगर आरएनए से डीएनए बने, आरएनए को टेम्पलेट कर यूज करके डीएनए बने, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज द नेम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आप देख लो, ट्रांसक्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ऐसा डीएनए होगा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको ए डीएनए बोलेंगे, क्या उसको बी डीएनए बोलेंगे, क्या उसको सी डीएनए बोलेंगे, क्या उसको आर डीएनए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये तो आपको याद रखना है कि ऐसे डीएनए को बोलते हैं हम सी डीएनए। क्या बोलते हैं? सी डीएनए। ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। आर डीएनए मत मार्क कर देना, आर डीएनए कुछ नहीं होता है, सी डीएनए बोलेंगे। तो दीज वायरसेस हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, उन्हीं के अंदर ऐसा होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ये डीएनए बनते हैं और इनको हम सी डीएनए बोलते हैं। थोड़े से रहते हैं, विल डू इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।